दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप 1942 में हैं। सड़कों पर गूंजते नारों की आवाज आ रही है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हर तरफ जोश और गुस्सा दिख रहा है। लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। भारत आजादी के सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। ये वही दौर है जब हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि हम आजाद हवा में सांस ले सके। ये कहानी सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं बल्कि उन अनगिनत अनसुने नायकों की भी है जिन्होंने अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को स्पष्ट शब्दों में कहा, करो या मरो। इस एक नारे ने पूरे देश को जगा दिया। दूसरे ही दिन से जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने गांधी जी, नेहरू, पटेल जैसे बड़े नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया ताकि आंदोलन की रीढ़ तोड़ी जा सके। पर वो ये भूल गए कि ये क्रांति केवल नेताओं तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी आग थी जो हर भारतीय के दिल में जल रही थी। ब्रिटिश सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। कई जगहों पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गई। हजारों लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया गया। 50,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को इस संघर्ष में शहीद कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। यह 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा विद्रोह था। बंगाल की वीरांगना मातंगनी हाजरा 73 साल की थी, लेकिन उनका साहस देखकर बड़े बड़े योद्धा भी शर्मा जाएं। जब पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए वो रैली का नेतृत्व कर रही थी, तभी उन पर गोलियां चला दी गई। उन्होंने आखिरी सांस तक वंदे मातरम के नारे लगाए और अपने हाथों से तिरंगा नहीं गिरने दिया। उनकी शहादत के सम्मान में 1977 में कोलकाता मैदान में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। अंग्रेजों ने सोचा था कि नेताओं की गिरफ्तारी से यह आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन असल में हुआ उल्टा। इस क्रांति का नेतृत्व अब आम जनता के हाथों में आ गया। सुचेता कृपलानी जैसी क्रांतिकारी महिलाओं ने भूमिगत आंदोलन की बागडोर संभाल ली। उन्होंने गुप्त बैठक और संदेशों के जरिए आंदोलन को जीवित रखा। इसी तरह अरुणा आसफ अली ने पहली बार 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में प्रदर्शन का नेतृत्व किया। वो ब्रिटिश सरकार की गिरफ्तारी से बचते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाती रहीं। आगे चलकर उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा गया और 1997 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन वे जेल से भी अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए निकल पड़े। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाला गया था, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल से भागने का एक साहसी प्लान बनाया। 8 नवंबर 1942 की रात जब पहरेदार कम थे, तब उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा जेल ब्रेक किया और नेपाल भागकर आजादी की लड़ाई जारी रखी। यह आंदोलन केवल नेताओं तक सीमित नहीं था। स्कूल के बच्चे पैसे इकट्ठा कर रहे थे, मजदूर काम छोड़ रहे थे, गांव के लोग रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे। हफ्तों तक फैक्ट्रियों में काम बंद रहा। लोग सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा था। यूपी और बिहार में थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो जैसे नारे गूंज रहे थे। ब्रिटिश सरकार के लिए यह आंदोलन अब बेकाबू हो चुका था। 31 अगस्त 1942 को वाइसराय लिन लिथगो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिस्टन चर्चिल को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि यह विद्रोह 1857 की क्रांति से भी बड़ा है। उन्होंने माना कि गांधी और बाकी नेताओं को जेल में डालने के बावजूद यह आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। अब तो जनता खुद बागडोर संभाल चुकी थी। ब्रिटिश सरकार के सारे हथकंडे फेल हो रहे थे। उन्होंने सख्ती और बढ़ा दी, लेकिन जितना दमन हुआ उतनी ही तेजी से आंदोलन आगे बढ़ा। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा की राह अपनाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने आंदोलन को रोकने का निर्णय नहीं लिया। 7 जून 1942 को उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा, मैंने इंतजार किया कि देश अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर कुछ जगहों पर हिंसा हो रही है तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है। गांधी जी अब पहले से ज्यादा व्यावहारिक हो गए थे, लेकिन हर भारतीय इस आंदोलन के साथ नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। ये सब देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को उन्होंने बर्लिन से रेडियो संदेश दिया और उन सभी भारतीयों से अपील की जो ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे थे कि वो समझ ले कि ब्रिटिश साम्राज्य जल्द खत्म होने वाला है।
इस आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की आजादी की ओर खींचा। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तक ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि वो भारत को आजादी दे। 1945 में ब्रिटिश लेबर पार्टी ने चुनाव जीता और ऐलान किया कि अब भारत को आजादी दी जाएगी। 1946 में दो बड़े घटनाक्रम हुए, आईएनए ट्रायल और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। इन दोनों घटनाओं ने आजादी के संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर ला दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये साफ हो गया था कि अब ब्रिटिश सरकार ज्यादा दिनों तक भारत तक राज नहीं कर सकती। लेकिन अंग्रेज जाते जाते एक ऐसा जख्म दे गए जिसका दर्द आज भी महसूस किया जाता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई दशकों की राजनीति, नफरत और हिंसा की एक लंबी कहानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के बावजूद अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि अब भारत को ज्यादा समय तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। लेकिन 1945 तक आते आते परिस्थितियां और भी बदल गईं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ब्रिटिश सरकार पर भारत को आजाद करने का दबाव बढ़ने लगा। लेबर पार्टी की सरकार ने 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, जिसने सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई। लेकिन ये उतना आसान नहीं था। आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी। 1940 तक आते आते ये मांग इतनी बढ़ गई कि देश भर में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। इस दिन कोलकाता में भयानक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये वो मोड़ था जिसने ये साफ कर दिया कि अब देश के बंटवारे को रोकना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने जापान और जर्मनी से मदद लेकर आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 1945 में उनके अचानक लापता होने की खबरें आईं। नेताजी का अंत आज भी रहस्य बना हुआ है। उनकी सेना भले ही युद्ध में हार गई हो, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी थी। यही वजह थी कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन इसी दिन एक और देश पाकिस्तान भी बना। बंटवारे की रेखा खींचने का काम अंग्रेज अधिकारी साइरिल रेडक्लिफ ने किया, जिन्हें भारत के भूगोल और समाज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने कुछ ही हफ्तों में नक्शा तैयार कर दिया और इस फैसले से करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जैसे ही बंटवारे का ऐलान हुआ, देश भर में हिंसा भड़क उठी। पंजाब, बंगाल और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। ट्रेनों में लाशें भर भर कर आ रही थी। लगभग 10 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पलायन था। महात्मा गांधी इस हिंसा को देखकर टूट चुके थे। वे बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेता ये मान चुके थे कि अब इसे रोका नहीं जा सकता। गांधी जी दंगों को रोकने के लिए कोलकाता चले गए और अनशन शुरू कर दिया। उनकी कोशिशों से हिंसा कुछ हद तक थमी, लेकिन वो खुद सुरक्षित नहीं थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गोडसे का मानना था गांधी जी ने पाकिस्तान को पैसा देकर देश के साथ, भारत के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। बंटवारे ने हमें एक ऐसी याद दी जिसे भूल पाना दोनों ही मुश्किल है। 15 अगस्त को जब नेहरू जी ने लाल किले से ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति से साक्षात्कार भाषण दिया, तब लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे। 1947 के बाद भारत ने खुद को फिर से खड़ा किया, संविधान बना, लोकतंत्र मजबूत हुआ और धीरे धीरे हम एक सशक्त राष्ट्र बनने लगे। लेकिन बंटवारे का घाव आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक सीख भी है कि नफरत हमें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाती है। क्या कहना है आपका इस बारे में? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए। मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।